माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने आज एक बार फिर से आ गया हूं क्लास 11th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन का एक नया वीडियो लेक्चर लेके। नया इसलिए क्योंकि इससे पहले कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के वीडियो लेक्चर की गिनती है वीडियो लेक्चर नंबर 8। हाँ, 8वां लेक्चर है, इसका मतलब 7 लेक्चर आ चुके हैं। और अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर किया है। तो आज का लेक्चर किस चीज पे बेस्ड है? आज का लेक्चर न्यूटन थर्ड लॉ से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। और क्योंकि मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कनेक्टेड, तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था तो मैंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, एक्शन रिएक्शन। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये कुछ नई बातें हैं जो शायद हम लोगों को 9th क्लास में नहीं बताई गई, लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का वीडियो लेक्चर इस कनेक्टेड वर्ड पे ही बेस्ड है। कनेक्टेड वर्ड पे बेस्ड होने का मतलब कि साफ साफ कहूं तो आज का वीडियो लेक्चर बात कर रहा है एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन। अब सवाल आता है, सर ये कनेक्टेड मोशन होता क्या है? आइए मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड मोशन। हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन, और इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में डेरिवेशन जरूर आती है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे सुनिए, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में डेरिवेशन जरूर आती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कनेक्टेड मोशन का टॉपिक है, और कनेक्टेड मोशन के इस टॉपिक पे मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। तो जो आज मैं सिखाऊंगा उसमें 3 चीजें आपको पता चलेंगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस इसकी थ्योरी क्या है, प्लस इसकी थ्योरी क्या है, प्लस हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसे एक और नाम से हम लिखते हैं, इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसे एक और नाम से लिखते हैं, इसे लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन एंड कॉमन टेंशन, and common tension when two bodies are connected with each other, when two bodies are in connected motion। यानी अगर दो बॉडीज का कनेक्टेड मोशन हो रहा है तो उनके बीच में जो एक्सीलरेशन होगी वो कॉमन एक्सीलरेशन होगी, और उसी कॉमन एक्सीलरेशन और उसी कॉमन टेंशन की हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी आदत है कि मैं किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने से पहले उसके मतलब को समझाने में फोकस करता हूं। तो मेरा जो फोकस है अभी भी इसी बात पे है कि पहले मैं आपको मतलब समझाऊं कि कनेक्टेड मोशन होता क्या है। तो कनेक्टेड मोशन को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये एक डब्बा है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के पीछे मैंने एक दूसरा बॉक्स लगा दिया, और इनके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग बांध दिया। स्ट्रिंग मतलब समझते, स्ट्रिंग मतलब एक धागा। अब अगर मैं यहां पे भी एक स्ट्रिंग बांधता हूं और इस स्ट्रिंग से मैं पुल करता हूं, क्या करता हूं? पुल करता हूं। सुनना मेरी बात। तो जो पुल करने की ताकत है उसका असर इस पे आएगा, मेरा आपसे सवाल है, या इस पे आएगा, या मेरा क्वेश्चन है कि उसका असर दोनों पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसकी मदद से इसे आगे खींचोगे तो ये आपका एक्शन है, लेकिन जो आपका एक्शन आगे जाएगा उसी एक्शन के विरुद्ध में एक रिएक्शन आएगा। यानी आपके पुल को इसका वजन रोकने की कोशिश करेगा। ये बेसिक चीज है। जब आपकी ताकत से ये हिल जाएगा तो फिर इसको रोकने की कोशिश ये करेगा, और जब ये इस पे ताकत लगाएगा तो ये ताकत तब लगाएगा जब ये इसे खींचने की कोशिश करेगा। तो बीच में पैदा होगा एक तनाव, यानी बीच में पैदा होगा एक फोर्स, और उसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। मेरा सवाल, वो तनाव किसका? इसका, या दोनों का?
एक बच्चे ने छूटते कह दिया दोनों का। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए ये तनाव दोनों का, इसलिए ये तनाव दोनों का। और इसी तनाव को हम इंग्लिश में तो टेंशन कहते हैं और फिजिक्स में इसे कॉमन टेंशन कहते हैं, इसे कॉमन टेंशन कहते हैं। ये एक तरीका है बात को बताने का। हमारे सिलेबस में इसी बात को समझाने का जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल पुली का एग्जांपल दिया गया है। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ पुली। पुली क्या होता है आप सब जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैंने एक व्हील लिया, यहां पे मेरे पास एक व्हील है और इस व्हील पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया। लेट अस से कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे मैंने यहां पे एक बॉडी को लटका दिया और यहां पे दूसरी बॉडी को लटका दिया। अब क्योंकि मेरे पास ये एक पुली है और इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है जिसमें एक बॉडी जिसमें मैंने लटकाया उसका मास m1 kg और दूसरी बॉडी जिसमें मैंने लटकाया m2 kg। डायग्राम देख के साफ पता चल रहा है कि m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है, यानी m1 ने अपने वजन का फायदा उठाकर नीचे की तरफ एक खिंचाव पैदा हुआ। जब m1 की वजह से नीचे की तरफ एक खिंचाव पैदा हुआ तो वो जो खिंचाव का तनाव आया वो इसमें आया। लेकिन मत भूलो कि ये सेम स्ट्रिंग यहां पर इससे भी कनेक्टेड है। तो सर अगर इसका वजन नीचे काम कर रहा है तो सर वजन तो इसका भी नीचे काम कर रहा होगा। अगर इसका वजन m1g है तो इसका वजन भी m2g है। और अगर ये एक्शन है सो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन भी होगा जिसे हम टेंशन कह रहे हैं, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन भी होगा जिसे हम टेंशन कह रहे हैं। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा होता तो ये भाई साहब नीचे नहीं जा पाते। इसका मतलब यहां पे कनेक्टेड मोशन में एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, एक्शन जीत रहा है। लेकिन क्या रिएक्शन एक्शन को बैलेंस कर रहा है? नहीं। अगर रिएक्शन एक्शन को बैलेंस कर रहा होता तो एक्शन अपनी जगह पे रहता। एक्शन कहता मैं खींचूंगा, रिएक्शन कहता मैं भी खींचूंगा, ना तू हिलेगा ना मैं हिलूंगा, तो कोई हिलता ही नहीं। लेकिन क्योंकि इसमें एक से ज्यादा दो बॉडीज इन्वॉल्व है तो हमें कॉन्सेप्ट को कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड करना है, फिर उस पर फिजिक्स लगानी है। तो अगर हम 2 मिनट के लिए फिजिक्स ना लगाएं, 2 मिनट के लिए सिर्फ कॉमन सेंस देखें, तो कॉमन सेंस से हम सब जानते हैं कि अगर किसी पुली पे कोई स्ट्रिंग लगाकर दो वजन को लटका दिया जाए और एक वजन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर आएगा। ऐसा लगेगा कि ये एक्शन है और ये लगेगा रिएक्शन है, बात तो सही है। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। ये हम तब देख पाएंगे जब हम पूरे सिस्टम को एक कॉमन सिस्टम मान रहे। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल फोर्सेस की बात करूं कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, तो इंडिविजुअली हमारे लिए समझना जरूरी है कि क्या होगा। अब इसी चीज को हम क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। लेट देयर बी टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 connected over a frictionless pulley, क्योंकि अगर पुली ने किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन लगाई तो शायद प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा। कनेक्टेड ओवर अ frictionless pulley with the help of a string, let mass of m1 या let mass m1 be greater than m2 and we can see in the figure। हम फिगर में देख सकते हैं। अब फिगर में हमें क्या दिख रहा है सुनेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 11th के बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझो, चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कहता है देखो, यहां पे m1 जी जीत रहा है। अगर मैं बात करूं फॉर बॉडी m1 m1g यानी वजन बड़ा है टेंशन से, यानी इनके बीच का फर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर m1 का नीचे जाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि
यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि वजन जीत रहा है, टेंशन हार रही है। क्योंकि अगर टेंशन इसे बैलेंस कर लेती तो ये कभी नीचे नहीं जा पाता। तो क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रही है, लेकिन ये तो जा ही रहा है नीचे, तो जीत कौन रहा है? M1G। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सिंस M1G इज ग्रेटर देन टेंशन, सो देयरफॉर फोर्स जो भी डेवलप हुआ, फोर्स जो डेवलप हुआ, आई मे राइट, फोर्स जो भी डेवलप होगा वो इनका फर्क होगा, यानी M1G माइनस टेंशन होगा। फोर्स किस पे डेवलप हुआ? M1 बॉडी पे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर M1 इनटू A इज इक्वल टू M1G माइनस T। पहले देखो फिर घूरो, आए मन में कोई सवाल मत चाह देना मेरे बच्चों, आप बवाल। देखो मैंने क्या लिखा है उसको पहले समझो, फिर आप उसे पहचानो। मैंने लिखा है कि M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। मेरी पहली इक्वेशन, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वो फोर्स है जो यहां डेवलप हुआ, इस फोर्स से ये नीचे गया। एक बच्चा कहता है अगर इस फोर्स से ये पुली नीचे गया तो मत पुली तो नहीं कहना चाहिए, वेट कहना चाहिए। इस फोर्स से अगर M1 नीचे गया तो भाई किसी फोर्स से ये भी तो ऊपर गया होगा, बात तो सही है। तो जितना ये नीचे गया उतना ये ऊपर गया, जितनी एक्सेलरेशन यहां पैदा हुई उतनी एक्सेलरेशन यहां पैदा हुई, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से लगे हुए हैं और दोनों में जो तनाव है वो भी कॉमन है। इसलिए हमने यहां पे दो शब्द बड़े प्यारे प्यारे इस्तेमाल किए, एक कॉमन एक्सेलरेशन और एक कॉमन टेंशन। ये दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक 11th क्लास के स्टूडेंट को बखूबी समझ आना चाहिए इस डेरिवेशन को करते हुए। ये डेरिवेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर 3 से 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आया तो न्यूमेरिकल के साथ आएगा। सुनो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आइए अगेन मैं यहां लिख रहा हूं, जगह बना के लिखूंगा ताकि आपको नजर आए, जगह बना के लिखूंगा। मैं यहां लिख रहा हूं सिमिलरली फॉर बॉडी ऑफ मास M2, फॉर बॉडी ऑफ मास M2 टेंशन M2G से ज्यादा ताकतवर है, मतलब कि इसने जो स्ट्रिंग पे ताकत लगाई वो ताकत इसके वजन से ज्यादा निकली, इसने स्ट्रिंग पे जो ताकत लगाई वो ताकत इसके वजन से ज्यादा निकली, क्योंकि वो ताकत टेंशन है और वो टेंशन इसके वजन से ज्यादा है, तो वजन हार जाएगा, टेंशन जीत जाएगी। तो यहां पे टेंशन इज ग्रेटर देन वजन, यानी इनके बीच का फर्क, जो मैंने यहां पे बात लिखी थी ना, इनके बीच का फर्क, वो मैं यहां लिख सकता हूं कि इनके बीच का फर्क M2 को ऊपर लेकर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर इनके बीच का फर्क M2 को ऊपर लेकर जाएगा तो वो फर्क फोर्स लगाएगा M2 पे। सो देयरफॉर सिमिलरली फॉर बॉडी ऑफ मास M2 टेंशन इज ग्रेटर देन M2G। सो देयरफॉर मैंने यहां पे लिखा है, देयरफॉर जो फोर्स डेवलप होगा, तो देयरफॉर जो फोर्स डेवलप होगा ऑन M2 विल बी फोर्स इज इक्वल टू M2 पे डेवलप हुआ है। किस पे डेवलप हुआ है? M2 पे। तो टेंशन माइनस M2G, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? M2A इज इक्वल टू टेंशन माइनस M2G। देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। पहले इतना समझो, पहले इतना देखो, इतना समझो, इतना जानो, इतना पहचानो, और अगर आपको इतना समझ आ गया तो समझो आपको बहुत कुछ समझ आएगा, तो समझो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो आज के बाद मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, जब भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन आ जाए तो आपको अपने एग्जाम में जो शुरुआत करनी है वो डायग्राम बना के करनी है और इतनी बेसिक थ्योरी करनी ही करनी है। खत्म नहीं हुआ है अभी, कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी एक्सप्रेशन काट रहे हुआ। क्या मैंने कॉमन एक्सेलरेशन या कॉमन टेंशन का कोई एक्सप्रेशन निकाला? नहीं, सिर्फ डायग्राम समझाया है। और डायग्राम जिस बच्चे को समझ आ जाए ना, वो इसके जैसे या इससे ताल्लुकात रखने वाले क्वेश्चंस को
आसानी से एनालाइज कर पाता है और उस स्टूडेंट को इससे ताल्लुकात रखने वाले क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आती। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। दिस इज द रीजन कि मैंने आपके लिए बोर्ड पे इतनी सी बात को एक्सप्लेन किया है, इतनी सी जगह पे, और अभी भी बात बाकी है बतानी। इतना समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया और आपके दिमाग में बैठ चुका है तो चलिए इसी चीज को दोबारा करते हैं और पूरे बोर्ड पे, पूरे फ्रेम में एक बार में डेरिवेशन दिखाते हैं। आओ सारा मिटा देता हूं। इतना समझ आ गया तो आपने इसे अगर अपने दिमाग में लिख लिया है। एक बच्चा कहता है मैं तो लिखना भूल गया, मास्टर जी मत मिटाओ मत मिटाओ। अरे वीडियो को पॉज करो, पीछे थोड़ा जाओ और उसके बाद लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। और मैंने कई बार कहा है कि कॉपी में लिखने से अच्छा जब भी मैं पढ़ाया करूं ना, अपने साथ बुक खोल के बैठा करो। फिजिक्स के लिए यू कैन रेफर प्रदीप और यू कैन रेफर एसएल अरोड़ा। ये दो किताबें आप आराम से रेफर कर सकते हो। अगर आप प्रदीप खोल के बैठोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि मेरी बातें हूबहू वैसे होती है। एसएल से थोड़ा सा अलट पलट हो सकता है, बट 99.99% बातें मैच करेंगी। तभी आपको मेरे द्वारा सिखाए जाने वाला कॉन्सेप्ट किताब में दिखाई देगा और जल्दी समझ भी आएगा। अब आओ, डेरिवेशन चल रही है, आइए अब थ्योरी नहीं लिखूंगा, अब थ्योरी नहीं लिखूंगा, सीधा डेरिवेशन में जाऊंगा। आ गया डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। सुन लीजिए, समझ लीजिए, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सीलरेशन एंड कॉमन टेंशन in connected motion, common tension in connected motion। देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों कि हम क्या करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन एक्सीलरेशन एंड कॉमन टेंशन इन द कनेक्टेड मोशन। सबसे पहला काम मैंने क्या करा, एक पुली बनाया, एक पुली बनाया और इस पुली पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया। एक पुली भी अच्छा सा बनाना जरूरी है ताकि डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन दिखे, तब जाके फिजिक्स समझ आएगी। फिजिक्स का सारा खेल यही है कि समझ ही तब आती है जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। और मैंने इस पे एक स्ट्रिंग बना दिया, ये एक स्ट्रिंग है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बना दिया। देखो आप सब सारी बात यहां पे, इसका मास m2 और इसका मास m1। हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे भी m1 बना सकते हैं, उसे भी m2 बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे मैंने m1 बना दिया, इसे m2, कुछ भी कर लो। पहले मैंने इसे m1 बनाया था, चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत यार। m1 इसे बनाया m2। अब इसका वजन नीचे काम करेगा, दुनिया जानती है। इसका वजन नीचे काम करेगा, बच्चा जानता है। जब नीचे काम करेगा वजन यानी कि एक्शन, ऊपर आएगा रिएक्शन यानी कि टेंशन। जब नीचे काम करेगा वजन यानी कि एक्शन, तो ऊपर आएगा रिएक्शन जिसे कहेंगे टेंशन। अब गौर से देखो, मैंने यहां पर थ्योरी। सबसे पहले फॉर फर्स्ट बॉडी वी कैन सी दैट m1g is greater than tension, so therefore force डेवलप, यानी जो भी फोर्स डेवलप होगा वो इनके बीच का फर्क होगा। एक बच्चा बोला ये फोर्स डेवलप का मतलब क्या है? यार एक बात बताओ, अगर आप मुझे खींच रहे हो और मैं भी आपको खींच रहा हूं, आपकी ताकत 50 न्यूटन, मेरी ताकत 40 न्यूटन, तो बताओ कौन जीता? आप जीते, क्योंकि आपकी ताकत 50 न्यूटन। कितनी ताकत से जीते? आपकी ताकत माइनस मेरी ताकत, यानी आप और मैं एक दूसरे के ऑपोजिट तो थे लेकिन सेम मैग्नीट्यूड में नहीं थे। तो असर जो आया वो कैसे पता चलेगा कि भाई 50 न्यूटन जीता या 40 न्यूटन जीता? और अगर मैं खींचा तो कितनी ताकत से खींचा? मैं 10 न्यूटन से खींचा। तो अगर ये 50 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, ये 40 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, तो जीता कौन? 50 न्यूटन। तो ये जब नीचे आया तो कितनी ताकत से नीचे आया? फोर्स जो डेवलप हुआ 50 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन। तो देयरफॉर m1a, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, इज इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 देखो, घूरो, जानो, परखो, पहचानो, मन में आए कोई सवाल तुम तो मचा दो पूरा बवाल, आधा भी मचा सकते हो। आओ सेकेंड केस, फॉर सेकेंड बॉडी। अगर मैं बात करूं फॉर सेकेंड बॉडी की, फॉर सेकेंड बॉडी वी हैव या वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं?
कि टेंशन जीत रही है और वेट हार रहा है। टेंशन इज ग्रेटर देन m2g, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं फोर्स जो डेवलप हुआ या डेवलप होगा वो होगा will be force on second body is equal to tension minus m2g, or we can write that m2a is equal to tension minus m2g। पहले इतना घूरो, इक्वेशन नंबर 2, पहले इतना घूरो, इतना समझो, इतना जानो, इतना परखो, इतना पहचानो, तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या करा रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो। इफ वी ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं ऐड करूंगा, देखो m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। माइनस t प्लस t कैंसल, सो देयरफॉर m1a प्लस m2a is equal to m1g minus m2g, और m1a plus m2a is equal to m1 minus m2 into g, or we can say that a is equal to m1 minus m2 into g upon m1 plus m2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन। इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घूरो, मैं तो कहता हूं कि देखो, फिर मैं कहता हूं कि समझो, फिर मैं कहता हूं कि पहचानो। आए मन में कोई सवाल, दिल में उठाना तुम बवाल, और अपने सवाल को पूछने में जरा भी हेजिटेट मत करना। एक बच्चा कहता है कैसे पूछे, लाइव क्लास चल रही है। अरे कमेंट कर लो यार, व्हाट्सएप कर लो, जैसे मौका मिले वैसे पूछो। कॉमन एक्सेलरेशन ऐड करके, अगर मैं ऐड करने की बजाय डिवाइड करता हूं, ये देखो, इफ वी डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड किया जाए तो देखो m1a डिवाइड बाय m2a is equal to m1g minus tension डिवाइड बाय t minus m2g। a से a कैंसिल, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय t minus m2g is equal to m2 मल्टीप्लाइड बाय m1g minus tension। अरे वाह भाई वाह, अब जरा गौर से देखो, कुछ बातें तुम गौर से देखो। जगह बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कराऊंगा। आओ जी, देखो जी, m1 इंटू टेंशन माइनस m1 इंटू m2 इंटू g, m1 को मल्टीप्लाई किया टेंशन से, इज इक्वल टू m2 m1g और माइनस m2 इंटू t। पहले देखो, इतना दिखना चाहिए, m1 टेंशन, भाई साहब इधर आओ, प्लस m2 टेंशन, भाई साहब इधर आओ, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 इंटू g। ये m1 m2 वहां जाएगा, m1 m2 g वहां पे पहले से है, दोनों ऐड होकर क्या बनेगा, 2m1 m2 g। आइए, दिखना चाहिए, पहले आपको दिखना चाहिए। मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हल्का सा फ्रेम हिलाऊंगा और जो टी नहीं दिख रहा है वो टी आपको दिखाऊंगा। आपको दिख रहा है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, समझ आना चाहिए, दिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आओ जी। अब मैंने क्या करा, m1 प्लस m2 को ब्रैकेट में लिखा और टेंशन को यहां लिखा और 2m1 m2g को यहां लिखा, तो मेरे पास आ गया टेंशन कम्स आउट टू बी 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देख लो, मैं तो कहता हूं कि घूर लो, है मन में कोई सवाल, मचा दो बवाल। देखो, पहले देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों, आपके सामने एक्सप्रेशन आ चुका है, t इज इक्वल टू 2m1 m2g बटा m1 प्लस m2, और उससे पहले एक एक्सप्रेशन आ चुका है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, और इसमें से ये है हमारा
ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एक्सिलरेशन। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड मोशन, यानी कनेक्टेड मोशन क्या होता है फिजिक्स में, कनेक्टेड मोशन किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होगा कि एक साथ एक ही जगह पे कई सारी बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होगी, और जब एक साथ एक ही समय पे कई सारी बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं स्ट्रिंग के थ्रू या कैसे भी, तो ये कॉन्सेप्ट काम आता है। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने मन भर के तसल्ली से इस डेरिवेशन को देख लिया है तो इसी डेरिवेशन के इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, और वी कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस। आओ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात को बताकर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी वो सारी बातें अब यहां खत्म हो जाती हैं। एंड विद दिस आई कैन अनाउंस, मैं ऐलान करता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अरे साफ साफ बोलो तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की यूनिट का पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के इस टॉपिक के बाद खत्म। किताब खोल के देखना, मैंने जो जो टॉपिक्स आपको कराए हैं, जो जो चीजें आपको समझाई हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आपको इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे ले चलता हूं, जिसे बहुत सारे तरीकों से बताया गया है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ये टॉपिक कहां पर और किस तरीके से इस्तेमाल होगा बहुत ज्यादा डिटेल में बताने नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंपटीशन में जब आप जेईई या नीट की तैयारी करोगे तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे। लेकिन ये लेक्चर अभी मैं जेईई नीट के लिए नहीं करा रहा हूं, ये लेक्चर अभी बेसिक सीबीएसई के फंडों को क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है। जब कभी भविष्य में जेईई नीट की बातें होंगी तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का वहां इस्तेमाल होगा, और जेईई नीट में क्वेश्चन जो आएंगे वो इसके ऊपर बेस्ड आएंगे। लेकिन समझ तो तब आएंगे ना जब कॉन्सेप्ट पता होगा। आओ कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, और इसे एक और नाम से कहते हैं, इसे कहते हैं और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और इसे एक और नाम से बताया जाएगा जिसे कहते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, ये शब्द, ये बात शायद किसी किताब में देखने को ना मिले या शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं। मैं जो बताऊंगा उसके प्रूफ्स आपको किताब में मिल जाएंगे, लेकिन आपसे कोई प्रूफ्स पूछेगा नहीं, इसलिए मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, और आपको बिना प्रूफ दिए ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आपको सर बात ही ऐसी की समझ आ गई, आओ समझाता हूं। अगर मान लो आप मुझे सामने से खींच रहे हो, आप ताकत लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2, और F1 की ताकत और F2 की ताकत बिल्कुल बराबर है। तो मेरा सवाल, क्या ये पॉइंट हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि F1 और F2 बैलेंस हो गए? क्या मैं कह सकता हूं F1 and F2 आर इन इक्विलिब्रियम? क्या मैं कह सकता हूं F1 and F2 कैंसल ईच अदर? सच फोर्सेस जो लग तो रहे हैं लेकिन उनके लगने के बाद भी कोई असर नहीं आता, आर सेड टू बी कॉन्करेंट फोर्सेस और आर सेड टू बी इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ये कंडीशन तब है जब दो फोर्स लग रहे हैं। अब हो सकता है सुनिए ध्यान से, हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स यहां से लगे F1 और एक फोर्स यहां से लगे F2, सच दैट F1 और F2 के बीच में ये थीटा है। तो एज पर ट्रायंगल लॉ हम जानते हैं कि जब दो फोर्सेस या दो वेक्टर एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है कहीं उनके बीच में। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये लगे
और ये लगे लेकिन फिर भी ये असर ना आए। एक बच्चा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लग रहा है और ये लग रहा है, ये नहीं आ रहा? ऐसा हो सकता है जब एक तीसरा फोर्स नीचे की तरफ लग जाए, सच दैट कि वो तीसरे फोर्स की ताकत इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हो। यानी जब F3 की ताकत, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब F3 की ताकत F1 एंड F2 के रिजल्टेंट के बराबर होगी, तब पॉइंट O, ये पॉइंट O है, तब पॉइंट O will not move and these three forces, I repeat my sentence, and these three forces are said to be in equilibrium, are said to be concurrent forces. These three forces are said to be in equilibrium and they are said to be concurrent forces. मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, बेसिक ज्ञान समझ आना चाहिए, ठीक है भाई? जब F3 की ताकत F1 और F2 के ऑपोजिट काम करेगी, सच दैट कि F3 की वैल्यू F1 और F2 के रिजल्टेंट के बराबर है, तो ये कंडीशन में ये तीनों फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। अब लैमीज ने क्या कहा? लैमीज कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि फिजिक्स में आपको कोई सिचुएशन आती है कि तीन फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, मान लो ये एंगल अल्फा है, मान लो ये एंगल बीटा है और मान लो ये एंगल गामा है। लैमीज नाम के वैज्ञानिक ने ये कहा कि अगर फिजिक्स में मान लो कभी ये कंडीशन आती है कि तीन फोर्सेस कुछ इस प्रकार काम कर रहे हैं, इफ थ्री फोर्सेस एक्ट विद ईच अदर इन सच अ मैनर that they are inclined at some angle alpha, beta and gamma with each other, then according to Lami's theorem F1 और उसके सामने वाला एंगल sin बीटा is equal to F2 अपॉन उसके सामने वाला एंगल sin गामा is equal to F3 कहां है भाई, और उसके सामने वाला एंगल sin अल्फा। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये लैमीज कह रहा है। एक बच्चा कहता है प्रूफ करो, साबित करो, किताब में भी नहीं है, लेकिन प्रूफ होगा ना। अगर कोई बात कही है तो प्रूफ तो होगा, ऐसा नहीं है कि उसका प्रूफ नहीं होगा। हमारे सिलेबस में हमें इसका प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। मैं आपको इसका प्रूफ जानने या खोजने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जहां तीन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तब हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। अब जानते हो एक बच्चा फट से क्या बोला? सर ठीक है मान गए, लेकिन तीन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस एक कंडीशन में और करते हैं। ये एक कंडीशन है जहां पे तीन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक कंडीशन और है जहां तीन फोर्सेस एक साथ काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। वो तीन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, वो दूसरी कंडीशन क्या है? आइए, वो दूसरी कंडीशन हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ी है। वो दूसरी कंडीशन हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ी है। आइए, we also know that according to triangle law of vector addition, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार अगर ये एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, यानी अगर ये F1 है और ये F2 है, तो भैया इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा और ये कहलाएगा रिजल्टेंट। अब हमें ये पता है कि भैया ट्रायंगल लॉ में भी तो तीन फोर्सेस एक दूसरे के साथ इस सिचुएशन में पाए जाते हैं। ये सिचुएशन उस सिचुएशन से अलग है, वहां पे उनके बीच में एंगल बन रहा था। एक बच्चा कहता है एंगल तो यहां भी बन रहा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि एंगल तो यहां भी बन रहा है, लेकिन क्या वहां ट्रायंगल बन रहा था? नहीं, यहां ट्रायंगल बन रहा है। जब कभी, सुन लीजिए, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब कभी फिजिक्स में तीन फोर्सेस मिलकर ट्रायंगल बना रहे हो,
then they can be in equilibrium. ऐसा हमेशा हो जरूरी तो नहीं है, but हाँ they can be in equilibrium and मुझे लिखना चाहिए यहां पे, क्या लिखना चाहिए? And they are said to be, and they are said to be concurrent. They are said to be concurrent. Then we may write, एक बच्चा कहता है we may write मतलब क्या? लैमिस थ्योरम ने क्या कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं दिया है? जी हाँ, एक एक्सप्रेशन लैमिस थ्योरम का वो था, एक एक्सप्रेशन लैमिस थ्योरम का ये है। फर्क क्या है? वो एक्सप्रेशन लैमिस थ्योरम का उस डायग्राम में एप्लीकेबल था, ये एक्सप्रेशन लैमिस थ्योरम का इस डायग्राम में एप्लीकेबल है। आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहां कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में, लैमिस थ्योरम के केस में वही एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन, कौन सा, घबराओ नहीं। अगर ये ए है, अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो हम लिखते हैं कि फोर्स F1 is acting along AB and this is equal to F2 acting along BC and the force F3 is acting along, force F3 मतलब रिजल्टेंट is acting along AC। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कब जब फिजिक्स में तीन फोर्सेस मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, सच दैट कि वन ऑफ देम इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ देम। और मे बी ऐसा हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तीन फोर्सेस किसी प्रकार से कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप ऐसी सिचुएशन ले सकते हो। एक बच्चा कहता है एग्जांपल दो, अच्छा एग्जांपल चाहिए, लो जी एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल चाहिए ना, लो जी एग्जांपल लो, आओ जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का एक बॉब है, इसे धक्का दिया गया इस दिशा में, फोर्स यहां लगा। जब फोर्स यहां लगा तो पेंडुलम पहुंच गया यहां पर, ये पेंडुलम पहुंच गया यहां पर, यानी इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा वो इस दिशा में लगा, ये फोर्स यहां लगा। इस पॉइंट पे जो उसका वजन है mg वो यहां लगा और जो इसकी टेंशन है T वो यहां लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, वजन यहां लग रहा है, टेंशन यहां लग रही है, फोर्स यहां लग रहा है। लेट अस से कि ये पॉइंट है O, लेट अस से कि ये पॉइंट है A और लेट अस से ये पॉइंट है B। अब मेरे पास देखा जाए तो ये डायग्राम पहले वाले डायग्राम की तरह है, जिसमें इनके बीच में एंगल होता तो सीधा बोला जाता, बट नहीं, फिजिक्स कहती है दैट इफ यू लुक दैट दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल एंड इस वाली लेंथ के अलोंग टेंशन काम कर रही है, इसके अलोंग mg काम कर रहा है क्योंकि mg का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम है, और इसके अलोंग f काम कर रहा है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f काम कर रहा है AB के अलोंग, F काम कर रहा है AB के अलोंग, mg काम कर रहा है OA के अलोंग, mg काम कर रहा है OA के अलोंग, और टेंशन काम कर रही है OB के अलोंग, टेंशन काम कर रही है OB के अलोंग। देखो मैं कहता हूं कि घूरो फिर जानो परखो पहचानो, आए मन में कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। ये चीज एक एग्जाम्पल के रूप में समझाई है, और आपको अगर कहीं एग्जाम्पल देखने को मिलेगा तो आप नोटिस करोगे कि आपको एग्जाम्पल भी ऐसा ही मिलेगा, न्यूमेरिकल भी ऐसा ही आएगा। यही वजह है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों कि ये थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था। और अब पता है क्या, मुझे एक बात बोलने में बड़ी खुशी हो रही है। इस बात के साथ मैं साफ साफ ये कह सकता हूं, ऐलान कर सकता हूं, वो सभी बच्चे जिन्होंने मेरे लॉज ऑफ मोशन के सभी वीडियोस को लगातार देखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, applications of the law of conservation of momentum, application of Newton third law, horse and cart problem, apparent weight of a man in a lift or elevator, and then Newton third law, second law is the real law of motion, and then the concept of connected motion and concurrent forces. With this we finish, with this we wrap up
11th क्लास की फिजिक्स में पढ़े जाने वाली यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक बच्चा पता है क्या बोला फट से, सर लेकिन हमने तो सुना है, हमने तो देखा है किताबों में चैप्टर में लिखा हुआ है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कॉमा फ्रिक्शन। जी हां, सही सुना है और सही देखा है। फ्रिक्शन क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 का दूसरा भाग है, दूसरा भाग। फ्रिक्शन क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 का दूसरा भाग है, दूसरा भाग। और यही वजह है कि इस दूसरे भाग को हम ऑब्वियस सी बात है नए वीडियो लेक्चर में नए तरीके से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं कि भाग 1 खत्म हो गया। आप किताब खोलो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन जो है समझाई, लिख के प्रैक्टिस करो, सब समझ आएगा। जितना भी मैंने आपको दिया है ज्ञान है, मेरी गारंटी नहीं होंगे इसे समझने के बाद आप परेशान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान से आप सहमत हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फैला दो आपकी तरह। और हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा नई वीडियो लेक्चर की सीरीज के साथ, जिसमें शुरू करूंगा यूनिट नंबर 3 का भाग 2। फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे स्टडी करना है, सब पता चलेगा। आज का वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद।